गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी कल की वीडियो में उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में आपको बताया था। उनकी जनसंख्या, उनका साक्षरता के बारे में बताया था। आज मैं आपको जौनसारी जनजाति के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हैं, चाहे लोअर पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हो जाती है। तो मैं हर बार अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, सामने प्रीलिम्स का सिलेबस रखते हैं। मैं कहती हूँ आप मेंस को पैरेलली लेके चलिए। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की तो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है, और जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है और आप मेंस परीक्षा देने जाते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। तो मेरी जो ये वीडियो है, ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए है। आपके दोनों एग्जाम में ये फ्रूटफुल रहेंगी। तो आज मैं उत्तराखंड की जौनसारी ट्राइब या जौनसारी जनजाति के बारे में आपको एक एक चीज बताने जा रही हूँ। तो मेरे साथ विस्तार से जुड़िएगा इस वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। स्टूडेंट, उत्तराखंड की जनजातियां जो अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल ट्राइब, अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो उत्तराखंड में जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी जनसंख्या है 2,91,903। और यदि हम बात करें उत्तराखंड की जनजातियों में राज्य की जनसंख्या के कितने प्रतिशत निवास करती है, तो वो है 2,89%। देखिए यहाँ मैं वो मेंशन करना भूल गई। अगर मैं अनुसूचित जनजातियों की बात करूं तो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर थारू, जौनसारी, बॉक्सा, भोटिया और राजी, ये मुख्य रूप से ये जनजातियां निवास करती है। अगर मैं जौनसारी जनजाति की बात करूं, यहाँ मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। देखिए जौनसारी की जनसंख्या राज्य में दूसरे नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे आता है थारू। थारू की जो जनसंख्या है वो हमारी है, मैं थारू के बारे में बता दे रही हूँ। थारू की जनसंख्या है 1,75,814। यदि हम प्रतिशत की बात करें 1.74%। और थारू फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और यदि हम जौनसारी जनजाति की बात करें तो जौनसारी जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 86,596, जो कुल जनसंख्या का 0.86% कवर करती है, और ये सेकंड नंबर पे आती है। तो मैंने यहाँ आपने देखा है, मैंने लिखा है जौनसारी उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है। पहला है थारू। थारू की जो जनसंख्या है वो जौनसारी से ज्यादा है। थारू की जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो 1.74% है। और यदि जौनसारी की बात करें तो 0.86% इनकी जनसंख्या का प्रतिशत आता है। तो जौनसारी उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र की यदि हम बात करें, गढ़वाल क्षेत्र का ये सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, क्योंकि थारू जो है वो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इधर जौनसारी जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। देखिए अगर हम जौनसारी जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से देहरादून के चक्राता, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इनका मुख्य निवास देहरादून के चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखामंडर, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र तथा उत्तरकाशी के परग क्षेत्र में आते हैं, परगना क्षेत्र में आते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है जिसमें खास तौर पर कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, आपने हनोल के बारे में सुना होगा, लाखा मंडल में असंख्य मंदिर, महासू देवता का मंदिर सुना होगा। तो इस क्षेत्र में देहरादून के जो क्षेत्र है जो कि चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल और हमारे टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। कौन सी? जौनसारी जनजाति। साथ ही साथ देहरादून के कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को इनका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये जौनसार बावर क्षेत्र कहलाता है। देखिए जौनसार बावर क्षेत्र में खास तौर पर देहरादून के कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को जोड़ा जाता है, और इस क्षेत्र को जौनसार बावर क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि यहाँ जौनसारी जनजाति निवास करती है।
और खास तौर पर इनका नाम जो जौनसारी जनजाति है वो इसी क्षेत्र से पड़ा है। यहां से आप देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जौनसारी जनजाति जो नाम पड़ा है ये जौनसार बावर क्षेत्र से पड़ा है। और जौनसार बावर क्षेत्र की जो मुख्य भाषा है वो जौनसारी है। ये लोग जौनसारी भाषा बोलते हैं। अगर हम जौनसारी ट्राइब की बात करें स्टूडेंट, तो वास्तव में देखा जाए तो ये अपने आप को पांडवों का वंशज बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौनसारी जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज बताती है, लेकिन खास तौर पर देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं। इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव, जो हमारे पांचों पांडव थे, अगर हम देखें महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो हमारे पांच पांडव थे, अर्जुन, भीम, ओ युधिष्ठर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और पंचमाता, यानी इन पांचों की माता जो कुंती थी वो इनकी देवी है। ये कुंती की पूजा करते हैं, कुंती को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं और ये अपने आप को पांचों पांडवों का वंशज बताते हैं। तो खास तौर पर देहरादून में जो देहरादून के चक्राता, कालसी, त्यूणी क्षेत्र है, इनके जो जौनसारी लोग हैं वो अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं। स्टूडेंट, ये मंगोल व डोम प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। यदि हम इनकी प्रजाति की बात करें, देखो मैंने तुम्हें बताया था प्रजाति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, प्रोटोस्टेलियार्ड, मंगोलियार्ड और नीग्रियार्ड। अगर हम जौनसारी जनजाति की बात करें, ये खास तौर पर अपने आप को मिश्रण मानती है, किसका? मंगोल और डोम प्रजातियों का। तो मंगोल व डोम प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले ये लोग होते हैं। अगर इन जनजातियों में मैं वर्गों की बात करूं, देखिए जैसे हम भारत की बात करें, यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार यदि आप जौनसारी जनजाति की बात करें तो यहाँ यह जो जनजाति है यह खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक तीन वर्गों में विभाजित है। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि जो मेरी ये क्लास है ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए। अब आप चाहे पीसीएस का मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप लोअर पीसीएस का देंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इन जनजातियों के बारे में डिटेल में पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खास तौर पर इस जनजातियों में तीन वर्ग होते हैं, खसास, कारीगन और हरिजन खसास। देखिए जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये चार वर्ण आते हैं। यदि इनमें खसास की बात करें तो खसास का अर्थ इनमें देखिए इसी से लगाइए, खसास का अर्थ इनमें ब्राह्मण से आया है। जो ब्राह्मण व राजपूत वर्ग के लोग होते हैं वो खसास वर्ग में आते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर कारीगर में इनमें जितने भी लोहार, सुनार, नाथ, जोगी, बागजी, बढ़ई आदि होते हैं और वो इसमें किस में आते हैं? कारीगर में आते हैं। जैसे अगर हम क्षत्रिय और वैश्य का कंबाइंड ले लें तो वो उसमें कारीगर में आते हैं। और यदि हम हरिजन खसास की बात करें तो डोम, कोल्टा, कोली और मोची आदि जातियां हरिजन खसास में आती हैं। तो इस प्रकार जैसे हमारी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों में विभाजित है, इसी प्रकार जौनसारी जनजाति में खसास, कारीगर और हरिजन खसास ये तीन वर्गों में विभाजित है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, खसास का मतलब ब्राह्मण और राजपूत, कारीगर का मतलब जितने भी लोहार, सुनहार, जोगी, बागजी, बढ़ई आते हैं वो कारीगर में आते हैं। और हरिजन खसास में डोम, कोल्टा, कोली, मोची आदि जातियां आती हैं। नेक्स्ट है इसमें, अगर हम बात करें जौनसारी जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। यह पितृसत्तात्मक पैट्रिशल सोसाइटी इसकी होती है और जॉइंट फैमिली, बड़े बड़े आप जौनसारी परिवार देख सकते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार अगर हम जौनसारी जनजाति की बात करें स्टूडेंट, तो जौनसारी जनजाति जो है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा इनमें पाई जाती है। परिवार का जो मुखिया होता है वो घर का वरिष्ठ पुरुष होता है और वो ही इस परिवार की संपत्ति की देखभाल भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे
जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार होते हैं। उस संयुक्त परिवार की जो बागडोर होती है, उस संयुक्त परिवार की बागडोर होती है घर के वरिष्ठ पुरुष पर। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें वेशभूषा। इनमें सर्दियों में ऊनी कोट, ऊनी पजामा जिसे झंगोली बोलते हैं, ऊनी टोपी होती है जिसे डुगुबा बोलते हैं, डुगुबा, वो ये लोग पहनते हैं। और यदि हम गर्मियों की इनकी पोशाक की बात करें, स्त्रियां जो होती हैं सर्दियों में, अगर हम देखें, स्त्रियां सर्दियों में ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा, ऊनी कुर्ता होता है, ऊनी घाघरा होता है, वह एक बड़ा रुमाल जिसे ढाट बोलते हैं वो पहनती हैं। गर्मियों में इनके पुरुष जो होते हैं चूड़ीदार पजामा, बंद गले का कोट, सूती टोपी। स्त्रियां जो होती है सूती घाघरा, ऊपर से कुर्ती पहनती है कमीज टाइप की, उसे झग्गा बोलते हैं, और कुर्ते के बाहर चोली यानी चोल्टी पहनती है। इनमें पहले, अगर अब की बात तो नहीं है, लेकिन अगर हम पहले जौनसारी जनजाति की बात करें तो इनमें बहुपति प्रथा का, विवाह का प्रचलन था। लेकिन अब ये प्रथा नहीं, लुप्त हो चुकी है। अब इनमें है बेवी की, बोई दोद की और बाजदिया आदि प्रकार की विवाह प्रचलित है। इन तीनों प्रकार के, अगर हम बेवी की, बोई दोद की और बाजदिया, इन तीनों विवाह की बात करें तो आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो है बाजदिया। ध्यान रखना, बाजदिया जौनसारी जनजाति में विवाह की एक रीति है। ये शब्द मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों ने सुने होंगे, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ इसको विस्तार से पढ़ना। इनमें बाजदिया विवाह के मैंने तीन प्रकार बताए ना, एक थे बेवी की, बोई दोद की और बाजदिया। इनमें बाजदिया जो है सबसे अच्छा विवाह माना जाता है और यही ट्रेंड में है। इसमें सब शान शौकत दिखाई जाती है और लोगों को खूब खिलाया और परोसा जाता है। और आजकल जौनसारी जनजाति में विवाह की जो ये रीति है ये बहुत अधिक प्रचलित है। जौनसारी जनजाति के लोग हैं, जो मैंने बताया था, हिंदू धर्म को मानते हैं। मैंने आपको अभी जब वीडियो स्टार्ट की थी तब भी बताया था कि जौनसारी जनजाति के जो देहरादून में निवास करने वाले लोग हैं वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और पांडवों की माता कुंती की देवी मानकर पूजा करते हैं। तो जौनसारी जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये खास तौर पर महासू देवता, वाशिका, बोठा, पवासी व चोलदा आदि देवी देवताओं का अपना कुल देव व संरक्षक मानते हैं। देखिए, मैं कुछ मेरे कलीग्स हैं वो जौनसारी जनजाति से हैं, तो जब मैं अक्सर फेसबुक पे उनकी रीति रिवाज देखती हूँ, पूजा विवाह ये सब देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ एक फिजिक्स में सर थे, अब उनका दूसरे कॉलेज में हो गया। तो वो सर जब मैं देखती थी, सर के जितने भी शादी विवाह उत्सव होते थे वो पारंपरिक तरह से होते हैं। ऐसे ही महासू देवता का त्योहार उनके यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। भैला खेलना, ये सब मैंने उनके फेसबुक से ही देखा है। तो ये जो जौनसारी जनजाति है ये हिंदू धर्म को मानती है और ये महासू, वार्षिक, बोठा, पवासी व चोलदा आदि देवी देवताओं को अपना कुल देवक व संरक्षक मानते हैं। देखिए, महासु यानी महाशिव, शिव जी का एक रूप माना जाता है महासु देवता को। यह सबसे महत्वपूर्ण इनके देवता है जिसकी पूजा अर्चना इनके पूरे समुदाय के लोग करते हैं। देखिए, जौनसारी जनजाति में मैंने एक खास तौर पर बात देखी है, जब इनका महासु देवता का त्योहार होता है, जागड़ा जिसे कहते हैं, और महासू देवता का मंदिर होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, हमारे यहाँ अंकेश चौहान सर थे फिजिक्स में, तो कई बार मैं बहुत प्रभावित होती थी। एक बार तो मैंने अर्जी अर्जी भी लगाई थी महासू देवता को, फिर मैंने अंकेश सर के हाथ वहां प्रसाद चढ़वाया था। तो मेरी भी आस्था, देखिए, क्योंकि उनके यहाँ दूर दूर से लोग, चाहे कोई दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, लेकिन अपने तीज त्योहार उत्सव के समय सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे। तो उनकी एकता यह संदेश देती है कि आज भी कितने ट्राइब्स, धर्म, हमारे रीति रिवाज, इन सब ने हमें बांधा हुआ है। तो महासु, महाशिव
इनके सर्वमान्य व महत्वपूर्ण देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना पूरे समुदाय के लोग करते हैं। हनोल, हनोल जो क्षेत्र है इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा लाखा मंडल, थैना, कालसी, इनमें भी इनके प्रमुख मंदिर हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इनका इनका एक संग्रहालय होता है जहां ये अपनी कलात्मक वस्तुओं के रहते हैं। इनके देवता, ये ऐसा मानते हैं कि हमारी जो देवता है वो हमारी लोक कलाओं के संरक्षक हैं। मैंने ट्राइब्स तो बहुत सारी देखी है, थारू भी देखी है, भौटिया भी से भी मिली हूँ, बॉक्सा हमारे चूंकि गढ़वाल में ही निवास करती है, लेकिन मैंने जितना रिच कल्चर और जितना अपने देवी देवताओं और लोक कलाओं के प्रति रुझान जौनसारी ट्राइब्स के लोगों के बीच देखा है, उतना मैंने कहीं नहीं देखा। भौटिया में भी है, थारू में भी है, लेकिन जौनसारी जनजाति में एक यूनिटी है, वो यूनिटी इनको बांधे रखती है। तो इनका एक प्रमुख संग्रहालय होता है जहां ये अपनी कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं और इनके देवता इनके लोक कलाओं के संरक्षक माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख त्योहार होते हैं, बिस्सू, बैसाखी को बताया मनाया जाता है। बैसाखी को इनके यहाँ बिस्सू त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार दशहरे को पंचई बोला जाता है। दीपावली को दियाई। देखो दीपावली ये मेन दिवाली जो हमारी होती है उस पर नहीं मानते, उसके एक माह बाद इनके यहाँ दिवाली आयोजित की जाती है। अभी मैं विस्तार से बताऊंगी। दीपावली को दियाई, माघ त्योहार, माघ नुड़ाई, जागड़ा जो महासू देवता का त्योहार है, आदि इनके विशिष्ट त्योहार, उत्सव और मेले हैं। जो इनके त्योहार हैं, इन पर विशेष स्थानों पर जैसे त्यूणी में है, जैसे लाखा मंडल में है, मेले भी लगते हैं। तो ये इनके विशिष्ट त्योहार उत्सव हैं। देखिए जैसा मैंने स्टूडेंट अभी अभी बताया, यह दीपावली जो दियाई बोला है उसके एक माह बाद बनाते हैं। जैसे बूढ़ी दिवाली अगर अक्सर हमारे यहाँ उत्तराखंड में अब इसकी छुट्टी होने लगी है, यह दिवाली के ठीक एक माह बाद होती है, इसे बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं। और इसके पीछे एक लोक गाथा है, वो मैं आप सबसे शेयर जरूर करूंगी। ऐसा बोला गया कि जब अयोध्या में श्री राम जी आए, ठीक है, और श्री राम जी के आगमन के बाद अयोध्या में दीपोत्सव बनाया गया, दिवाली बनाई गई। क्योंकि ये पहाड़ का दुर्गम क्षेत्र था, तो यह सूचना पहाड़ में जो ये जौनसार क्षेत्र है एक महीने बाद मिली थी। तो इसी को यहाँ बूढ़ी दिवाली या दियाई बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस दीपावली को यह इस अवसर पर एक माह बाद बनाते हैं। और अपने आंगन में सभी जौनसारी जनजाति के लोग भैला खेलते हैं। भैला कहते हैं भीमल की लकड़ी को रस्सी से बांधकर वो क्या करते हैं, जलाते हैं और फिर उसको घुमा घुमा के उससे भैला खेलते हैं और पांडवों व महासु के गीत गाते हैं। इसे होला को किसी खेत में जाकर भैलो खेलते हैं, भैलो या भैला इसको बोलते हैं। जागड़ा जो है महासु देवता का त्योहार है जो भादों के महीने में। नमस्कार सर। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताइए। हाँ है, 82, 82 शायद इधर ही है बेटा, नीचे वो है दिनेश वर्मा सर, उनसे पूछ लो। ठीक है, जागड़ा जो है वो महासू देवता का त्योहार है। ये भादों के महीने में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, महासू देवता यानी महाशिव। जौनसारी ट्राइब के लोग जो है महासू देवता को बहुत ज्यादा मानते हैं। महासू देवता महाशिव का अवतार माना जाता है। और जो जागड़ा होता है उन्हीं का त्योहार है। इस अवसर पर मेला भी लगता है। यह भादों के महीने में मनाया जाता है। उस दिन महासू देवता के मंदिर से ले जाकर, जो कि वहां जौनसार क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है टोन्स, उनमें इसको इनको स्नान कराते हैं। उस दिन महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोन्स नदी में स्नान कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पे फोकस करिएगा। एक तो मैंने बता दिया दियाई, ठीक है, जागड़ा, साथ ही पंचाई। पंचाई मतलब दशहरा। जौनसारी ट्राइब में दशहरे को पंचाई बोला जाता है। और यहाँ जो पंचाई दशहरा को यहाँ की भाषा में पांडवों का त्योहार, मैंने अभी अभी आपको बताया जौनसारी जनजाति का जो रुझान है
ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, कुंती की देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो इसी अवसर पर यह लोग जो है पंचई यानी दशहरे को एक उत्सव त्योहार के रूप में बनाते हैं। इसको पांडवों का त्योहार भी कहते हैं। पांडव अश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी की तिथि होती है। साथ ही साथ पंचई के साथ साथ यह माघ त्योहार भी बनाते हैं। माघ आपने देखा है, माघ जो जनवरी में आता है, 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ भर चलता है। इसमें लोग भेड़ और बकरी इनको काटते हैं और एक दूसरे को बड़े बड़े भोज आयोजित करते हैं, जिसमें अपने पूरे कुनबे को न्योता देते हैं। तो माघ भर इनका महीने भर चलता है। यह भेड़ और बकरी काटते हैं, एक दूसरे को भोज देते हैं। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते हैं और तरह तरह के व्यंजन का लुफ्त उठाते हैं। तो ये इनके प्रमुख त्योहार हैं। देखिए स्टूडेंट, बैसाखी मैंने अभी बताया, बिस्सू मेला, इनके यहाँ बिस्सू बिस्सू बोलते हैं बैसाखी को। ये स्पेलिंग बैसाखी, ये स्पेलिंग में से मिस्टेक होगी मुझसे। बैसाखी, बिस्सू मेला बैसाखी के 4 दिन तक मनाया जाता है। इन 4 दिनों में चौली थात, ठाटा डांडा, चौरानी, नाग थात, लूहन डांडा, घिरटी व नगाए डांडी आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। देखिए, ये जौनसार बावर क्षेत्र के कुछ स्थानों के नाम हैं, जैसे चौली छात, ठाटा डांडा, चौरानी, नाग थात, लूहन डांडा, घिरटी। यहाँ पे क्या है, बिस्सू मेला जब लगता है तो ये बैसाखी के अवसर पर जगह जगह जो होते हैं मेले लगते हैं। इस दिन ये लोग चावल के पकवान बनाते हैं। देखिए, उनका भी विशेष नाम है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें ये चावल से बने पापड़, जिसे स्थानीय भाषा में लाडू और शाकुलुई कहा जाता है, इसको विशेष रूप से बनाते हैं। इस मेले को गनियात भी कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर। इन मेले को, बिस्सू मेले को या बैसाखी वाले मेले को गनियात भी बोला जाता है। नुड़ाई तिहार नेक्स्ट है इसमें। नुड़ाई तिहार, नुड़ाई तिहार जो है सावन के महीने में जहां भेड़ पालन अधिक होता है वहां मनाया जाता है। नुड़ाई तिहार क्या होता है, जहां लोग भेड़ पालते हैं और भेड़ पालन से संबंधित ये त्योहार है जिसे नुड़ाई बोला जाता है। जन्माष्टमी को इनके अठोई के रूप में मनाया जाता है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, उनको ये लोग अठोई के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार वीर केसरी मेला, इनके यहाँ एक वीर केसरी मेला लगता है, जो 3 मई को चौली थात में शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जौनसारी जनजाति के एक व्यक्ति थे शहीद केसरी चंद जी। उनका जब बलिदान हुआ था, उसी को याद करने के रूप में जब वो शहीद हुए थे, यहाँ प्रतिवर्ष 3 मई को चौली थात में वीर केसरी मेले का भी आयोजन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले भी लगते हैं, जिसे मौन बोला जाता है मेले को। ध्यान रखना, इसकी डिटेल नहीं दी है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, इस क्षेत्र में यानी जौनसार बावर क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले भी लगते हैं, जिनको मौन कहते हैं। जैसे मछमौन, अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। जत्रियाणो मौन, मछमौन क्या है, ये लोग क्या है, मछलियों को एक विशेष प्रकार के पाउडर डालकर उनको अधमरा टाइप घायल करते हैं। फिर सब लोग मिलकर उन मछलियों को बाहर निकालते हैं। तो नदी के पास जाते हैं सब लोग ढोल नगाड़ों के साथ। तो ऐसे मेले को मछमौन बोला जाता है। इसी प्रकार जत्रियाणो मौन क्या होता है, कई सारे खेतों को मिलाकर एक कर लिया जाता है। एक मतलब सीमाएं हटा दी जाती हैं और सब लोग जौनसारी जनजाति के लोग आपस में अपने हथियार लेकर उनका प्रदर्शन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो मछमोड़, जत्रियाणो मोड़ यहाँ के मेले हैं जौनसार बावर क्षेत्र के। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखिए, अब तक आप लोग जो, अगर मैं बात करूं देवी धुरा का मेला, जो मैं अक्सर टेस्ट सीरीज में पूछती हूँ, लेकिन अब एग्जामिनेशन के ट्रेंड चेंज हो गए हैं। अब एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप सोचने लग जाते हैं कि क्वेश्चन आते कहां से हैं। तो क्वेश्चन आते ही यहां से हैं।
तो ध्यान रखना। इनके कुछ नृत्य हैं, मैं बता दे रही हूँ। जौनसारी जनजाति में बहुत सारे नृत्य होते हैं, जैसे हारुल। हारुल जो है परात नृत्य होता है, परात रख के उसके ऊपर डांस किया जाता है, हारुल बोलते हैं। और रमतुल्ला वादन होता है। हारुल नृत्य में रमतुल्ला एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, उसमें ये लोग बजाते हैं। तो हारुल, रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, घीव, घुंडंचा, जंगबाजी, सराई, हद्या, तांदी, मरोज, गेंता, ठुमकिया, बराड़ी, रास, इस तरीके के ये अनेक इनके लोक नृत्य यहाँ फेमस हैं। साथ ही साथ इनके कुछ लोक गीत होते हैं, जैसे हारुल, मांगल, छोड़े, शेलुंगू, केदार छाया, गोंडवना, रणारात, बिरासु आदि इनके प्रमुख लोकगीत हैं। प्रत्येक गांव में गांव पंचायत की जगह खुमरी होती है। देखिए, हालांकि अब इसका ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन फिर भी जौनसारी जनजाति में गांव पंचायत नहीं होती थी। उनकी खुमरी नामक एक समिति हुआ करती थी, और एक सदस्य जो होता है था, वो खुमरी का सदस्य होता था। और उसे गांव, जैसे मुखिया नहीं होते, प्रधान, जैसे हम प्रधान बोलते हैं, या जैसे गांव में वो बोलते थे प्रधान या पंचायत, ठीक है, इसकी तरह इनका खुमरी का सदस्य होता था। और वो मुखिया जो होता था, ग्राम सियाणा कहा जाता था। खुमरी के मुखिया को, मुखिया जो होता था, प्रधान, जिसे तुम साधारण सी भाषा में प्रधान कह लो, इनके यहाँ बोलते थे ग्राम सियाणा। व्यक्तिगत जो मामले होते थे, लड़ाई झगड़ा, किसी की चोरी, वो सब निपटारा खुमरी द्वारा ही किया जाता था। ठीक है। लेकिन अब तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था आई 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो सब में ये अस्तित्व में आ गया, सभी में प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। लेकिन फिर भी इनमें पहले खुमरी नामक जो समिति होती थी, वो ग्राम पंचायत की जगह कार्य करती थी। खुमरी के ऊपर खत, प्रत्येक ख में एक खत खुमरी होती थी। इसका मुखिया खत सियाणा कहलाता था। यानी खुमरी तो छोटी हो गई ग्राम पंचायत के स्तर की, खुमरी से ऊपर खत खुमरी होती थी। और जैसे खुमरी के मुखिया को ग्राम सियाणा बोलते थे, खत खुमरी के मुखिया को खत सियाणा कहलाया जाता था ये।